हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से वो सारे घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहला घटना की बात कर रहे थे हम लोग कि जब भी एक मेल एंड फीमेल पुबर्टी एज में आएगा, 13-14 साल की उम्र में आएगा मेल और 11-12 साल की उम्र में आती है फीमेल, वो दोनों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सबसे पहला जो कार्य है, सबसे पहला जो इवेंट्स है, सबसे पहला जो घटना है वो है गैमेटोजेनेसिस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस के ऊपर बात कर चुके थे। स्पर्माटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस दोनों प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्माटोजेनेसिस में क्या था, स्पर्म बन रहा था एंड ooजेनेसिस में ओवा बनता है या फिर एग बनता है। गैमेटोजेनेसिस जैसे हुआ, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स सब मिल गए, दोनों बन गए, तो दोनों गैमेट्स बनने के बाद एक मेल का दायित्व तो होता है वो गैमेट को ट्रांसफ़र करना फीमेल के बॉडी में। तो मेल से फीमेल के बॉडी में गैमेट ट्रांसफ़र प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। तो पहला था हमारा गैमेटोजेनेसिस। दूसरा जो इवेंट्स होगा, इवेंट्स नंबर 2, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, देखिए इंसेमिनेशन कहने का मतलब क्या है, तो मेल के द्वारा गैमेट्स का ट्रांसफ़र करना, मेल के द्वारा स्पर्म का ट्रांसफ़र करना फीमेल के वेजाइनल पार्ट पे अपने पेनिस के माध्यम से। तो आप लिख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म into female vaginal tract into female vaginal tract by the males थ्रू हिज पेनिस। एक मेल के मदद से, एक मेल अपने पेनिस के मदद से फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट पे अगर स्पर्म का ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। तो ये दूसरे इवेंट्स थे। पहला इवेंट्स हो गया गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इवेंट्स हो गया इंसेमिनेशन। तीसरी इवेंट्स की मैं बात करूँ, जैसे ही इंसेमिनेशन हुआ, एक मेल ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को फीमेल के वेजाना में। तो कितना स्पर्म ट्रांसफ़र करता है एक मेल फीमेल के वेजाना में, तो ऑलमोस्ट 200 से 300 मिलियन। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एक मेल एक इजैकुलेशन में, एक मेल जब डिस्चार्ज करता है सीमेन को, तो लगभग 1 स्पून ऑफ सीमेन को डिस्चार्ज करता है और वो 1 स्पून ऑफ सीमेन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब जैसे ही स्पर्म डिस्चार्ज होगा फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट पे, वो स्पर्म ट्रैवल करेगा, वो स्पर्म माइग्रेट करेगा वेजाइना से सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल से यूट्रस और यूट्रस से फिर दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब्स में, जहाँ पे एक साइड में ओवा इंतज़ार कर रहा होता है स्पर्म का, है ना। तो अब जैसे ही इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन में स्पर्म ट्रांसफ़र हो गया, तीसरी जो घटना होगी वो होगी आपका फर्टिलाइजेशन। थर्ड नंबर का इवेंट्स को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो मेल फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में मिलेंगे, है ना। फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स, दो अलग अलग गैमेट्स के मिलन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन का साइट कहाँ है, जगह कहाँ है, कहाँ दोनों आपस में मिलेगा, तो साइट की जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का, तो है स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन।
स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन कहाँ है? तो जहाँ फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में स्थमस और एम्पुला जहाँ एक दूसरे से मिलता है, इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं, है ना, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे एक फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैं बात कर चुका हूँ इसमें कि ये जो पार्ट होगा हमारा, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ही ये हमारा ओवरी से ओवा जैसे ही ओवुलेट होगा, इसको कलेक्ट कौन करेगा? सबसे पहले कलेक्ट करेगा हमारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से ये ओवा जो है वो ट्रैवल करेगा कहाँ पे? एम्पुला में। यहाँ से ये ट्रैवल करेगा इस कॉर्नर में, है ना, ये साइड को हम लोग कहते हैं स्थमस। तो स्थमस और एम्पुला के बीच का जो जंक्शन है, इसी जंक्शन को हम लोग कहते हैं स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। इसी जंक्शन में ओवा इंतजार कर रहा होता है किसका? स्पर्म का। अब एक मेल के द्वारा स्पर्म ट्रांसफर होता है इस जगह पे, वेजाइनल एरिया में। वेजाइनल एरिया से स्पर्म ट्रैवल करेगा सर्विकल कैनाल में। सर्विकल कैनाल से स्पर्म ट्रैवल करेगा यूट्रस में। अब यूट्रस से कुछ, है ना, कुछ स्पर्म चले जाएंगे इस तरह के फैलोपियन ट्यूब में, और कुछ स्पर्म जो है वो चले आएंगे ये साइड के फैलोपियन ट्यूब में, है ना। चूँकि एक मेल 200 से 300 स्पर्म को डिस्चार्ज करता है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट पे, बट सारे के सारे स्पर्म इस जंक्शन तक, इस साइड तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे स्पर्म जो है वो वेजाइनल ट्रैक्ट पे ही मर जाता है। कुछ स्पर्म जो बचा वो स्पर्म पहुंचता है सर्विकल कैनाल पे, तो सर्विकल कैनाल में भी बहुत सारे स्पर्म जो है वो, है ना, डेड करता है। कुछ स्पर्म जो बच गया वो पहुंचेगा कहाँ पे? यूट्रस में। यूट्रस में बहुत सारे स्पर्म जो है वो मर जाता है। जो स्पर्म जिंदा हुआ, जो स्पर्म बचा जिंदा, वो सारे स्पर्म ट्रैवल करता है दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब में। अब जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहले से प्रेजेंट है ओवम। अब इसी ओवम को क्या करेगा? स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। जैसे ओवम की जब मैं बात करूं, है ना, स्ट्रक्चर ओवम का, बाहर से 2 लेयर होता है, एक है जोना पेलुसिडा, एक है कोरोना रेडियाटा। ये 2 लेयर हो गया, इसके बीच में ये न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, है ना। अब क्या हुआ कि बहुत सारे स्पर्म पहुंचा ये साइड तक, ओवम की साइड तक, है ना। तो स्पर्म में हम लोग क्या देखते थे कि स्पर्म का जो हेड होता है, हेड के ऊपर एक कैपनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोजोम। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पहुँचा, है ना, वो स्पर्म सबसे पहले ओवा के दीवार से जाके टकराता है। 2 लेयर है, एक है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, और दूसरा है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। तो बाहर वाले लेयर से स्पर्म टकराता है। अब जैसे ही टकराएगा, स्पर्म का जो एक्रोजोमल लेयर है ये रप्चर करता है, ये फटता है। और जब एक्रोजोमल लेयर फटेगा तो यहाँ पे एंजाइम स्रावित होता है, यहाँ पे जो है वो एंजाइम डिस्चार्ज होगा, एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम? तो एंजाइम का नाम है हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज, एक्रोसिन
एक्रोसिन, जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, ये सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स है ना, ये दोनों लेयर पे रिलीज हुआ और जैसे ही रिलीज होता है ये दोनों लेयर को ये डिसॉल्व करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। ये प्रक्रिया कहलाता है एक्रोजोमल रिएक्शन। अब एक्रोजोमल रिएक्शन के कारण ओवम का लेयर जो है वो टूट जाता है। अब जैसे ही ओवम का लेयर टूटा, स्पर्म जो है वो पहुंचता है पेरिविटलाइन स्पेस पे। स्पर्म का माइग्रेशन या ट्रैवलिंग जो होता है वो कहाँ पहुंचता है? स्पर्म पेरिविटलाइन स्पेस। ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरिविटलाइन स्पेस, है ना। अब जैसे ही स्पर्म पहुंचता है ओवम के पेरिविटलाइन स्पेस पे, ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपस में मिलता है और मिलने के साथ ही, है ना, मिलने के साथ ही वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नाम के सबस्टांस को स्रावित करता है। अब जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सबस्टांस स्रावित होगा, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करता है? बाहर वाले लेयर को हार्डेंड कर देगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हार्डेंड कर देता है। हार्डेंड कहने का मतलब काफ़ी हार्ड बना देता है ताकि एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री अब ना हो। एक स्पर्म ऑलरेडी जा चुका है, अब जितने सारे स्पर्म बच गए हैं ये सारे स्पर्म फिर से अंदर ना पेनेट्रेट कर पाए, इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को ये हार्ड कर देता है ना। इस प्रक्रिया को, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? दो प्रकार का रिएक्शन हुआ। सबसे पहले होता है एक्रोजोमल रिएक्शन एंड देन कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन जैसे ही हुआ, स्पर्म कहाँ पहुँचा? हमारा पेरिविटलाइन स्पेस में पहुँच चुका। अब ये स्पर्म ट्रैवल करके पहुँचता है यह जगह पे। यहाँ पे एनिमल पोल वगैरह जांच करता है स्पर्म की। ओवम का जो एनिमल पोल है ये जांच करेगा स्पर्म की कि ये स्पर्म ह्यूमन स्पर्म है या किसी अदर एनिमल का स्पर्म है। जैसे ही पता चला कि नहीं ये ह्यूमन स्पर्म ही है ना, ये अलाउ करेगा स्पर्म को और वो स्पर्म जो है वो माइग्रेट कर जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा कहाँ पे? ओवम के साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में ये ट्रैवल करा, है ना, जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंट्री मारा, ये जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट अपना डिवीज़न को अरेस्ट करा हुआ था, रोका हुआ था, ये अपना डिवीज़न कंप्लीट करता है और डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद दो सेल बनाता है। एक सेल को हम लोग कहते हैं ओवम, लार्ज सेल इज ओवम एंड स्मॉल सेल इज सेकेंड पोलर बॉडी। अब स्पर्म जैसे ही साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट किया, स्पर्म अपने हेड को अलग कर लेता है। स्पर्म अपने हेड को अलग कर लिया। अलग करने के बाद हेड में जो न्यूक्लियस है स्पर्म का न्यूक्लियस, वो स्पर्म का न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल प्रोन्यूक्लियस। ये हुआ ओवम का न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये दोनों का दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस दोनों आपस में मिलता है, फ्यूज्ड करता है। इस फ्यूजन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एम्फीमेक्सिस। अब जैसे ही एम्फीमेक्सिस हुआ, ये दोनों जैसे ही आपस में यहाँ पे मिले, स्पर्म और ओवा जैसे ही एक दूसरे से मिला, मिलने के बाद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, है ना। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जाइगोट। तो अब ये जाइगोट जो बनेगा फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट में, ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट का क्रोमोजोमल बिहेवियर जो होगा वो होगा आपका 2n, एक एन स्पर्म का और एक एन ओवम का। ठीक, ये पूरा प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ, जाइगोट बन गया,
जाइगोट बनने के बाद की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। तो नंबर 4 जो आपका इवेंट्स होगा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज कहने का मतलब क्या है? बंटवारा। सिंगल सेल जाइगोट का लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा और एक सिंगल सेल जाइगोट ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, चेंज कर जाएगा मल्टीपल सेल्स में। तो एक सेल से ट्रांसफॉर्म हो जाना मल्टीपल सेल में, है ना, थ्रू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, है ना, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। देखिए क्लीवेज में क्या होगा, क्लीवेज में क्या होगा, जैसे ही आपका जाइगोट है, ये 2n का जाइगोट है, 2n का जाइगोट। अब ये जाइगोट की लगातार डिवीजन होगी, है। तो पहला जब डिवीजन होगा फर्स्ट क्लीवेज होगा, तो फर्स्ट क्लीवेज में मदद करता है स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज होगा एक सेल जाइगोट का जो एक सिंगल सेल है ये बढ़ जाएगा 2 सेल में, है ना। जाइगोट का सिंगल सेल बढ़ जाएगा कितने सेल में? 2 सेल में। अब ये दोनों सेल का, है ना, ये दोनों को हम लोग कहते हैं 2 ब्लास्टोमियर्स। अभी जाइगोट एक सिंगल सेल में था, ये चेंज कर जाएगा 2 सेल में, या फिर इसे हम लोग कहते हैं 2 ब्लास्टोमियर्स। ये 2 ब्लास्टोमियर्स का अगेन डिवीजन होगा, है ना, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये 2 सेल जो है वो चेंज कर जाएगा 4 सेल में। 2 सेल चेंज कर गया कितने सेलों में? 4 सेल में। इसको हम लोग कहते हैं 4 सेल या फिर 4 ब्लास्टोमेयर्स। ये 4 ब्लास्टोमेयर्स अगेन डिवाइड करेगा, थर्ड क्लीवेज होगा, और थर्ड क्लीवेज में 4 ब्लास्टोमेयर चेंज कर जाएगा 8 ब्लास्टोमेयर्स में। 4 ब्लास्टोमेयर्स जो है चेंज करेगा 8 ब्लास्टोमेयर्स में। 4 सेल का डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, और चारों सेल जो है वो अब चेंज कर जाएगा 8 ब्लास्टोमेयर्स। 8 सेल और 8 ब्लास्टोमेयर्स। 8 ब्लास्टोमेयर्स का अगेन डिवीजन होगा, फिर से ये डिवाइड करेगा, 4th क्लीवेज करेगा, है ना, और कितना सेल बनेगा? टोटल 16 सेल। इस तरह से टोटल कितना सेल बनेगा? 16 सेल। तो ये जो 16 सेल का ब्लास्टोमेयर है इसे हम लोग कहते हैं मोरुला, है ना। ये जो 16 सेल का स्ट्रक्चर बना इसमें टोटल जो है वो कितना ब्लास्टोमेयर्स हैं? 16 ब्लास्टोमेयर्स, 16 ब्लास्टोमेयर्स, या फिर इसे कहते हैं हम लोग मोरुला, है ना, मोरुला। तो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स को हम लोग कहते हैं मोरुला। ठीक, अब ये जो मोरुला है ये अपने स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करेगा, अपने स्ट्रक्चर को बदलेगा। ये मोरुला अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा? चेंज करेगा। चेंज क्या करेगा कि जो 16 ब्लास्टोमेयर्स हैं इसमें कुछ ब्लास्टोमेयर्स एक आउटर लेयर बनाएगा, जस्ट लाइक दिस, है ना। ये कुछ ब्लास्टोमेयर्स एक लेयर बना लिया, आउटर लेयर। इस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर कहलाएगा हमारा ट्रोफोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट। अब जो भी सेल बचा, जैसे 16 सेल में मान लीजिए कि 10 सेल मिलकर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बना लिया, तो बचा कितना, 6 सेल। अब वो 6 सेल क्या करेगा, लाइज करेगा जस्ट बिलो द ट्रोफोब्लास्ट, या है ना, विद इन द ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हुए, तो बचे कितने, है ना, 8 सेल। तो ये 8 जो है वो लाइज कर जाएगा अंदर में, इस तरह से लाइज करेगा। इसे हम लोग कहते हैं इनर सेल मासेस, है ना, ये अंदर वाले पार्ट कहलाएगा इनर सेल मासेस, इनर सेल मासेस। अब देखिए यही जो इनर सेल मासेस है, यही इनर सेल मासेस आगे चल के एम्ब्रियो का रूप लेता है। इनर सेल मासेस ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा। तो बाहर का लेयर हो गया हमारा ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के जस्ट अंदर का पार्ट हो गया इनर सेल मासेस। यही इनर सेल मासेस का काम है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना। अब ये जो स्ट्रक्चर है 16 ब्लास्टोमेयर का जो ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। तो क्लीवेज का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो है ब्लास्टोसिस्ट। अब जैसे ही क्लीवेज हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बनता है, तो ये जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इस जगह पे बन जाता है ना। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ बना, 16 सेल का जो रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर है वो ब्लास्टोसिस्ट इस जगह पे बना। अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा कि यूट्रस के इनर लेयर से जाके अटैच कर जाता है। यूट्रस के इनर लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम्स लेयर से, है ना, जाके अटैच कर जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना एंडोमेट्रियम लेयर में प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, है ना। तो नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा हमारा, वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगा क्लीवेज के बाद का प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। नंबर 5 जो होगा इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, है ना, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the uterine wall of uterus, या to the endometrium layer, endometrium layer of uterus, layer of uterus। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम्स लेयर से जाके अटैच कर जाना, चिपक जाना ब्लास्टोसिस्ट का, प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, फीमेल में प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो गया। इम्प्लांटेशन जैसे ही हुआ, फीमेल में प्रेगनेंसी जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना, प्रेगनेंसी स्टार्ट। अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ, इसका क्या सिम्टम है, तो फीमेल का जो नेक्स्ट मंथ का आने वाला जो मासिक होगा, है ना, फीमेल का पिछले मंथ का मासिक हुआ होगा, अब इस मंथ का जो मासिक होने वाला होगा वो फीमेल में मासिक नहीं आएगी। मतलब फीमेल में जो पीरियड्स होने वाली होगी वो फीमेल में पीरियड्स नहीं होगा, वो फीमेल में पीरियड्स बंद हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का पहला साइन है कि फीमेल में मासिक का ना आना, है ना, रुक जाना। इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, है ना, तो जैसे ही अटैच करेगा, अटैचमेंट के बाद, है ना, प्लासेंटा बनता है।
अटैचमेंट के बाद क्या होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन, देखिए प्लासेंटेशन कहने का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का बनना प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटा का बनना प्रक्रिया क्या कहलाएगा, प्लासेंटेशन। अब ये प्लासेंटा कहाँ बनता है, तो माँ के गर्भ से अटैच करेगा फिटस तक, है ना, कि प्लासेंटा इज इंटीमेट कनेक्शन, बिटवीन मदर यूटेरस टू fetus, मदर यूट्रस टू fetus, कि माँ के गर्भाशय से फिटस तक जो एक इंटीमेट मस्कुलर कनेक्शन होती है, उसी मस्कुलर कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा, है ना। अब ये प्लासेंटा तो एक पाइपनुमा स्ट्रक्चर होती है। ये प्लासेंटा जिस मसल से जुड़ा होता है इसे हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कोड, है ना, अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड। इसी अम्बिलिकल कोड से जो है वो प्लासेंटा जो है वो जुड़ा होता है। अब ये प्लासेंटा का कार्य क्या है ना, तो प्लासेंटा का बहुत सारा कार्य है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा की जब मैं कार्य की बात करूं तो माँ से बच्चे तक जितने सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करनी है ना, चाहे वो माँ से बच्चे तक ले जाना हो या बच्चे से माँ तक लाना हो, वो सारे चीज़ों को कैरी करने का काम, ढोने का काम करता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा किन चीज़ों को ढोता है, तो सबसे पहला जो है वो गैसेस एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लासेंटा, एज गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में करेगा। दूसरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में करेगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। माँ जो खाना खाएगी, जैसा माँ भोजन करेगी वैसा उसका पोषक तत्व प्राप्त होगा, और वही पोषक तत्व माँ से, है ना, किस में जाएगा, उसके बच्चे में, प्लासेंटा के जरिए। इसके अलावा क्या करता है प्लासेंटा, तो प्लासेंटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी बाहर करता है ना, रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बच्चा का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो मैटरनल ब्लड में फ्यूज होगा, है ना, मैटरनल ब्लड में डिजॉल्व होगा, और वही मैटरनल ब्लड के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो बाहर निकलेगा। इसके अलावा प्लासेंटा का क्या कार्य है, तो इंडोक्राइन बिहेवियर भी शो करता है, इंडोक्राइन नेचर का होगा। इंडोक्राइन नेचर कहने का मतलब हार्मोन सीक्रेट करता है। तो प्लासेंटा के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, जैसे HCG है, इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, HPL है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन है, इसके अलावा एस्ट्रोजेन है, एस्ट्रोजेन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा रिलैक्सिन, है ना। ये सारे हार्मोन स्रावित करने का काम किसका है, प्लासेंटा का। इनमें से HCG का काम जो होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, है ना। HCG का काम जो होगा, HCG का यूज जो होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट में, या आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी, HCG का कार्य क्या है,
तो प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन टेस्ट के ज़रिए है ना फीमेल में प्रेगनेंसी की पता लगाया जाता है कि फीमेल रियली प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसमें कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? HCG। HPL का काम है ना लैक्टेशन में, तो बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसमें लैक्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HPL। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल का सेक्स हार्मोन है, आपको पता ही होगा, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसमें रिलैक्सिन क्या करता है? तो रिलैक्सिन का काम होता है पार्चुरेशन में, कि जब डिलीवरी का समय होता है, बच्चे की बर्थ के समय होती है, उस समय रिलैक्सिन का काम होता है सर्विकल कैनाल को फैलाना, और सर्विकल कैनाल फैलता है ताकि आसानी से बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा आसानी से बाहर होता है, एक्सपेल होता है। तो ये सारे रोल है हमारा प्लासेंटा का। अब प्लासेंटेशन जैसे हुआ, प्लासेंटेशन के बाद का क्या कार्य है? प्लासेंटेशन के बाद का क्या इवेंट्स हैं? तो प्लासेंटेशन हो गया, अब क्या होता है इसमें? गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन कहने का मतलब होता है गैस्ट्रुला का बनना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टुला, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का बनना प्रक्रिया कहलाता है हमारा गैस्ट्रुलेशन। इसी गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि बच्चा का एक एम्ब्रियोनिक शेप तैयार होता है ना, बच्चे की शेप तैयार हुआ ना, कैसा शेप? एम्ब्रियोनिक शेप। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चा का शेप तैयार होता है। शेप तैयार होने के बाद मॉर्फोजेनेटिक इसमें मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इसी गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वो 3 सेल क्या है? 3 एम्ब्रियोनिक सेल क्या क्या है? तो पहला सेल है हमारा एक्टोडर्म, दूसरा सेल है हमारा मेसोडर्म, और तीसरा सेल है हमारा एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों के तीनों जो है वो एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल। इसके अलावे इस गैस्ट्रुलेशन में क्या बनता है? तो और कुछ सेल्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स, जैसे एमनियन है, एमनियन इसी में बनता है, कॉरियन बनता है इसी में, है ना, यॉक सैक इसी में बनता है, यॉक सैक, एलन ट्वाइस इसी में बनता है, एलन ट्वाइस। तो ये सारे सेल का फॉर्मेशन जो है वो सब के सब गैस्ट्रुलेशन में बनती है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि एम्ब्रियो कंडीशन में सेल ये आ जाता है ना, भ्रूण पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और भ्रूण में ही आपका ये 3 जो है वो एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट होगी। अब ये तीनों एम्ब्रियोनिक सेल का काम क्या है? तो प्रत्येक एम्ब्रियोनिक सेल का काम है ऑर्गन्स को डेवलप करना, है ना। कुछ बॉडी का ऑर्गन एक्टोडर्म डेवलप करेगा, कुछ बॉडी का ऑर्गन मेसोडर्म डेवलप करेगा, कुछ बॉडी का ऑर्गन एंडोडर्म डेवलप करेगा। तो सबसे पहला जो है वो मेसोडर्म पार्टिसिपेट करता है, और ये मेसोडर्म क्या करता है? हार्ट बनाता है। ये मेसोडर्म क्या बनाएगा? हार्ट। इसलिए हार्ट को हम लोग कहते हैं कि हार्ट इज मेसोडर्मली डेराइव ऑर्गन, है ना, हार्ट से मेसोडर्म। अब कुछ ऑर्गन को एंडोडर्म बनाएगा, है ना। तो ये सारे तीनों सेल्स मिलकर एक बच्चे की एक एम्ब्रियो में सारा ऑर्गन्स को डेवलपमेंट करना शुरू करता है। तो ऑर्गन डेवलपमेंट प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो 8 नंबर का जो प्रक्रिया होगा, या जो नेक्स्ट हमारा एम्ब्रियोनिक, है ना, ये नेक्स्ट जो हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होगा वो है ऑर्गेनोजेनेसिस।
ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। एक बच्चे में सारा ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एक बच्चे में 5 महीने तक, 5th मंथ तक बच्चे में सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 7 मंथ में भी उनका बर्थ हो जाता है, बट वैसे बच्चे जो है वो प्री मैच्योर होता है ना। उस बच्चे में बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है एंड प्री मैच्योर बर्थ होती है। अब ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, सारा ऑर्गन्स बन गया। ऑर्गन्स बनने के बाद जैसे ही हमारा है ना पीरियड कंप्लीट होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, 9 मंथ 7 डेज का पीरियड है ना, वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन में क्या है? तो पार्चुरेशन कहने का मतलब होगा एक्सपेलिंग ऑफ बेबी, एक्सपेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम यूटरस। गर्भाशय से बच्चा का है ना बाहर निकलना, एक्सपेल होना, क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। अब ये पार्चुरेशन किस रास्ते से होता है? तो सबसे पहले यूट्रस से बेबी जो होगा वो सर्विकल कैनाल, और सर्विकल कैनाल से वेजाइना से होते हुए बेबी जो है वो बाहर इजली उनका डिलीवर्ड होता है, डिलीवरी होती है ना। अब देखिए इसी पार्चुरेशन में जो सर्विकल कैनाल है, सर्विकल कैनाल, इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। सर्विकल कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। अब चाइल्ड बर्थ में कौन कौन से हार्मोन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन में हार्मोन्स का रोल की जब हम बात करेंगे, हार्मोन्स के रोल की बात करेंगे, इसमें मेन 2 रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, 2 हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक है हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है हमारा रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। तो ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन ये दोनों हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है पार्चुरेशन में, चाइल्ड बर्थ में। क्या क्या रोल है? तो फर्स्ट मैं देखूं ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि जैसे ही एक फीमेल में 9 मंथ 7 डेज का ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, गेस्टेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है, उसी समय क्या होता है कि फीमेल का जो यूट्रस है ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीमेल में लेबर पेन शुरू होता है। तो फीमेल में जो लेबर पेन शुरू कराने का काम या मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने का जो काम है वो किसका है? ऑक्सीटोसिन का। इसका काम है मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और इसी मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही फीमेल में क्या शुरू होता है? लेबर पेन, है ना। और ये लेबर पेन शुरू होने के बाद ही फीमेल में है ना डिलीवरी वगैरह की प्रक्रिया की जाती है। बहुत सारी ऐसी घटना होती है कि फीमेल में लेबर पेन नहीं होती, पार्चुरेशन का टाइम भी हो जाता है और लेबर पेन नहीं होता है। उस कंडीशन में फीमेल को गायनो से मिलना अति आवश्यक हो जाती है। मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेबर पेन। अब क्या होता है कि यूट्रस जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि बच्चा के पे प्रेशर पड़े और बच्चा इजली वे में बाहर डिलीवर हो। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि
फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के कारण होती है? तो है आपका ऑक्सीटोसिन। दूसरा जो हार्मोन है हमारा रिलैक्सिन, दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। इसका काम क्या है? इसका काम है सर्विकल कैनाल को फैलाना ताकि बच्चा जो है वो इजीली डिलीवर्ड हो जाए। इसका मेन काम है डायलेशन ऑफ सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल को या बर्थ कैनाल को फैलाने का काम करता है ताकि बच्चे का जो है वो बर्थ इजी वे में हो, है ना। तो मेन दो हार्मोन का रोल है हमारा चाइल्ड बर्थ में, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है रिलैक्सिन। अब जैसे ही बच्चा बर्थ हो गया, बच्चे की जन्म हो गई, लास्ट जो इवेंट्स है वो है लैक्टेशन, है ना। 10th नंबर लास्ट जो इवेंट्स होगा वो लैक्टेशन। लैक्टेशन कहने का मतलब माँ के द्वारा बच्चों को दूध पिलाना। एक माँ बच्चे को जो मिल्क फीड कराती है, दूध पिलाती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन, फीडिंग ऑफ मिल्क, है ना, फीडिंग ऑफ मिल्क। मिल्क फीडिंग कराना, एक बच्चा माँ का दूध जो पीता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। अब लैक्टेशन में क्या देखते हैं हम लोग कि माँ के मेमरी ग्लैंड से जो पहला पीला गाढ़ा दूध रिलीज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, है ना। और ये कोलेस्ट्रम क्या होता है? हाईली न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशियस। इसमें पोषक तत्व की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या क्या पोषक तत्व होता है? एल्बुमिन, एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है इसमें, लैक्टो एल्बुमिन कह सकते हो, लैक्टो एल्बुमिन। इसके अलावा एंटीबॉडी IgA होता है इसमें, है ना, जो बच्चे को स्वस्थ रहने में मदद करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा फैट्स की मात्रा भी होता है, ग्लूकोज की मात्रा भी होता है ना कोलेस्ट्रॉल में। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक बच्चे के लिए अति आवश्यक होता है। हर एक डॉक्टर फीमेल को प्रिस्क्राइब करता है या फिर सलाह देता है कि वो अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक मिल्क फीड कराए। अब मिल्क फीडिंग में कौन कौन से हार्मोन्स काम कर रहा होता है, तो ये मैं बात पहले कर चुका है। हार्मोन्स, है ना, एक है हमारा PRL, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन। इसका काम है मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस। मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क बनाने का काम जो है वो है PRL का, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करना, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन का, और मेमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस का काम है PRL, प्रोलैक्टिन का। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर आप बिल्कुल देखें, देखना ना भूलें। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये सारे वीडियो, ये सारे लेक्चर देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है ये लेक्चर। आज के लिए धन्यवाद।